क्लास 9th में फिज़िक्स में चैप्टर है साउंड, जिसमें हमको बड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। आज इसी चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं और बेसिक से लेकर के एडवांस तक का देखेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और कैसे कवर करना है, राइट। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो होता है वेव। वर्ड है वेव, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वेव होता है कैरियर ऑफ एनर्जी। सिंस रिवीजन क्लास है इसलिए हम लोग बहुत रुक रुक करके नहीं पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे पेस को मेंटेन रखने की। वर्ड इज वेव, और वेव का मतलब होता है एक ऐसा, एक तरंग हिंदी में बोलते हैं। वेव इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। तो कुछ ऐसी चीज़ क्या है अभी बताते हैं, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती, एकदम सिंपल। अब अगर मैं बात करूं वेव की, तो वेव में बी अ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स, वेव में बी अ डिस्टर्बेंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर आपने भी नहीं पढ़ा होगा ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चीज़ होती है जो चार्ज बनाते हैं, छोटे क्लासेस में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा चार्ज के बारे में। मैग्नेट्स पढ़ा होगा, मैग्नेट के आसपास बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक वेव एक डिस्टर्बेंस हो सकता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या पार्टिकल में भी हो सकता है। इनफैक्ट इट कैन बी अ डिस्टर्बेंस ऑफ प्रेशर एज वेल। जब मैं बोल रहा हूं तो अलग अलग जगहों पे, जैसे मेरे वोकल कॉर्ड्स के पास हाई प्रेशर का रीजन बन रहा है, वही प्रेशर आगे बढ़ता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं वेव, राइट। डेंसिटी का भी आप कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने बोला तो डेंसिटी कुछ जगहों पे चेंज हो गई एयर पार्टिकल्स की या उस जगह की एयर की, आगे कम है, पीछे ज़्यादा है, उसके पीछे कम है, उसके पीछे ज़्यादा है। तो दिस ऑल्टरनेट वेरिएशन इन डेंसिटी या प्रेशर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेव। तो वेव सिंपल टर्म्स में क्लास 9th में केवल इतना याद रखना है, इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्टर्बेंस। और डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पार्टिकल्स। तो अगर वेव को हम क्लासीफाई करें तो जैसे इंसानों को आप क्लासीफाई कर सकते हो, इंसान दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। समझदार लोग दो ही जेंडर में बिलीव करते हैं। तो एक होता है हमारा मेल, एक होता है फीमेल, राइट। या फिर अगर मैं कहूँ नहीं मैं तो इंसानों को कैरेक्टराइज या क्लासीफाई करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, कि वो जो इंजीनियर हैं और वो जो इंजीनियर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो है ना। या मैं कह सकता हूँ कि वो लोग जो इंडियंस हैं और वो लोग जो इंडियंस नहीं हैं। तो वी कैन क्लासीफाई ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सिमिलरली हम वेव को भी कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर वेव को एक मीडियम चाहिए, अगर एक वेव को मीडियम चाहिए, रिक्वायर्ड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो इस वेव को मैं बोलता हूं मैकेनिकल वेव। अगर वेव को मीडियम चाहिए तो हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव, एकदम सिंपल है। अगर वेव को मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, इसको हम बोलेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स। कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। इसको हम EM वेव्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आप आगे साइंस लेने वाले हो क्लास 12th में, 11th में, तो आपको CBSE में, है ना, ICSE में तो आप पहले ही साइंस ले लेते हो। तो अगर आप साइंस लेने वाले हो तो आपको यही चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से करीब करीब 6 नंबर का आता है, राइट। तो लेट अस talk about these in brief. मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए और नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम नहीं चाहिए। मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जांपल होता है साउंड, और नॉन मैकेनिकल वेव्स का बेस्ट एग्जांपल होता है लाइट। वैसे केवल आप लोग अगर एक लाइन याद कर लो,
लाइन है, रिमेंबर मी आई एम वेरी यूजफुल इन एक्साइटिंग गर्ल्स, दैट इज द निमोनिक्स जो हमने याद की. देयर इज अनदर मेथड दैट डॉक्टर गामास एक्सरेज अल्टीमेटली विजिटेड इंटीरियर ऑफ मीराज राइट लेग, वॉट एवर यू फील इज ईजियर फॉर यू, है ना. तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. हम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, है ना. इसका एक और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, एक्सरेज, और साउंड की जगह हम लिख सकते हैं वाटर रिपल्स. पानी में अगर आप लोग अपना फ़ोन फेंक दो तो माँ बाप के गालियाँ, बेल्ट, जूते के अलावा आपको ये वेव्स भी देखने को मिलेंगी, राइट. तो ये होता है एक तरह का क्लासिफिकेशन वेव का, जिसमें वेव में हम मीडियम की बात करते हैं. अगर मीडियम चाहिए तो हम इसको बोलेंगे मैकेनिकल, अगर मीडियम नहीं चाहिए तो हम इसको बोलेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स. आप चाहो तो इसको पॉज कर लो और नोट कर सकते हो. दूसरा क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, जस्ट लेट मी चेक कि ये पूरा आ रहा है कि नहीं. हाँ, पूरा दिख रहा है. नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन जो जल्दी जल्दी हो. ऑसिलेशन भी सेम है, वाइब्रेशन भी सेम है. हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. हमें केवल इतना याद रखना है कि ऑसिलेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, यानी ये पार्टिकल है, ये टू एंड फ्रो, इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे जा रहा है, इसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन. और यही चीज़ अगर जल्दी जल्दी होने लग जाए तो ये कहलाएगा वाइब्रेशन. दिक्कत कहाँ पे आती है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में डिमार्केशन कहाँ पे है, कि क्या वाइब्रेशन होगा क्या नहीं होगा, तो देयर इज नो डिमार्केशन. ये तो हमने बोला ना तेज, कितना तेज कोई नहीं जानता. तो सिंपल टर्म्स में हम बोलेंगे कि वाइब्रेशंस के बेसिस पे अगर बात करें तो दो तरीके हैं क्लासीफाई करने के. पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसमें वाइब्रेशंस पार्टिकल का हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अलोंग होता है. अब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो साउंड वेव्स हैं वो आपकी इस डायरेक्शन में आ रही. या फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर को बोल रहा हूँ तो इस तरफ को साउंड की वेव्स हमारी चल रही हैं, और जो पार्टिकल हैं वो भी ऐसे 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 इसी लाइन के अलोंग वाइब्रेट कर रहे हैं. तो अगर प्रोपेगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है अगर उसी लाइन पे, उसी डायरेक्शन में आगे पीछे वाइब्रेशंस हों तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. और अगर ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो जाएं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर वेव ऐसे जा रही है, यानी कि मैं वेव हूं मान लो और मैं इस तरफ को जा रहा हूं और जो पार्टिकल है वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, तो ये एग्जांपल हो गया. एक और बार करके दिखा देते हैं. ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है और मैं भी इसी डायरेक्शन में, यानी वेव भी इसी डायरेक्शन में आगे जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, इसका मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा. पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेशन कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वेव की जो एनर्जी ले जाने की डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ को, राइट. और अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो इस केस में देखो वेव तो इसी तरफ को जा रही है, लेकिन अब जो पार्टिकल्स हैं वो इस वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है. यानी कि अगर फिर से वेव इस तरफ को जा रही थी तो अब वाइब्रेशंस ऐसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं. मैं एग्जांपल देता हूं आपको. देखो ये ब्लू वाला जो मार्कर है, आई होप एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. यस, सब आ रहा है. तो अगर मैं कहूं कि ये जो डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, और वाइब्रेशंस भी इसी डायरेक्शन में ऐसे आगे पीछे हो रहे हैं, सो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. अगर हम इसको बोलें कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी ऐसे अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव. आप ऐसा भी कह सकते हो
कि जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें ये भी डायरेक्शन हो सकता है। देखो वेव इधर को जा रही है और पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं, तो अभी भी एंगल 90 डिग्री का ही बन रहा है, राइट। अब देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस कि इधर भी है, 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 बहुत सारे हो सकते हैं। तो सिंपल टर्म्स में परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा प्रोपेगेशन के, प्रोपेगेशन मतलब आगे जाने का डायरेक्शन, तो होगा ट्रांसवर्स, और अगर अलोंग द डायरेक्शन होगा तो वो होगा लॉन्गिट्यूडनल। तो आई होप आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्लियर होगा। आपको मैकेनिकल वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड और नॉट के बेसिस पे क्लियर होना चाहिए। यहां पे भी एग्जाम्पल इन्हीं दोनों का मैं देता हूं कि लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल है साउंड, ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल है लाइट। इनफैक्ट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ऑल्दो इसकी ज़रूरत है नहीं। आई ड्रॉप डाउन, आई रादर ड्रॉप द नोट्स हियर। तो काम की बात पे आते हैं सीधा। अब हमने वेव्स तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं कि साउंड क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइट हमको देखने में मदद करता है, लाइट तो खुद तो दिखती नहीं है पर लाइट हमको देखने में मदद करती है, वैसे ही साउंड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एनेबल्स अस टू हियर। कोई पूछे साउंड क्या है, तो छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन तो यही बनती है कि भाई साउंड जो होता है ये हमको सुनाई देता है, या साउंड हेल्प्स अस टू हियर, इट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ साउंड, या व्हाट इज द बेटर डेफिनेशन ऑफ साउंड, तो साउंड इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव विच ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेरिएशंस एंड इट enables us to hear, या इट produces the sensation of hearing। तो दिस इज अ मोर एक्यूरेट डेफिनेशन, ठीक है। चलो काम की बात पे चलते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि साउंड चलता कैसे है। तो साउंड चलने के लिए हमको समझना होगा, जब पार्टिकल्स नॉर्मली होते हैं ना किसी भी मीडियम के, तो मान लेते हैं ये एयर के पार्टिकल्स हैं, बहुत दूर दूर हैं, तो ये एयर के पार्टिकल्स थे, अभी कोई साउंड नहीं है, ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बराबर है, ऑलमोस्ट, कुछ का कम ज़्यादा हो सकता है बट वी विल इग्नोर एवरीथिंग, सब कुछ आइडियल कंडीशन लेते हैं। पर इमेजिन करो मैंने एकदम से कुछ ऐसा किया कि यहाँ पे कुछ जगहों पे प्रेशर और डेंसिटी बढ़ गई। प्रेशर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, डेंसिटी भी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो इमेजिन करो कुछ ऐसा हो जाए तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको ये रीजन और ये रीजन, इन दो रीजन्स में ज्यादा पास पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। और जहां पार्टिकल पास होंगे डेंसली पैक्ड होगा, वहां पे वॉल्यूम कम लगेगा, या सेम वॉल्यूम में अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी बढ़ी हुई लगेगी। तो इस रीजन में हायर डेंसिटी फील होगी, इस रीजन में ज्यादा प्रेशर फील होगा, इस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशंस। मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ क्योंकि याद रखना टाइप सी सिर्फ चार्जर नहीं होता है, टाइप सी लोग भी होते हैं जो आपको बहुत मिलेंगे, सी फॉर चैंपियंस, ये भी याद रखना है हमको। तो दीज आर कंप्रेशंस एंड इस रीजन को मैं आर से लिखा देता हूँ और इस रीजन को भी आर से लिख देता हूँ। इसको कहते हैं रेयरफैक्शन। ये है कंप्रेशन जहां पे पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए, और रेयरफैक्शन जहां पार्टिकल्स दूर हो गए, राइट। तो रेयरफैक्शन में प्रेशर जो होता है ये कम होता है, डेंसिटी जो होती है ये कम होती है। कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है, डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो दिस इज हाउ साउंड प्रोपेगेट्स। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर करना होगा तो, नहीं तो पॉज करके कर लेंगे। तो भाई देखो
जहां पे भी साउंड ट्रैवल करेगा। तो यही कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं ऑल्टरनेट। स्पेशली हमको गैसेस में और फ्लूइड्स में ज़्यादा समझ में आते हैं, सॉलिड्स में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही कुछ भी होता है। यहाँ पे ये ऑल्टरनेट कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हैं। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ हमेशा कंप्रेशन रहेगा, ये कंप्रेशन के बाद ऐसे आगे पुश करेगा, फिर ये आगे पुश करेगा और ऐसे कंप्रेशन रेयरफैक्शन आगे चलते हैं। बिल्कुल जैसे एक लाइन लगी हुई है स्कूल में ही, मान लो किसी भी स्कूल में एक लाइन लगी हुई है और इमेजिन करो फॉर नो रीज़न ये हम लोग करते हैं, हमने अपने आगे वाले को ढकेल दिया, आगे वाला थोड़ा सा आगे जाएगा, आगे वाले को ढकेलेगा, फिर वापस आएगा, फिर पीछे वाले ने आगे वाले को ढकेला, एंड यही प्रोसेस ऐसे आगे एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में प्रेशर और डेंसिटी का केवल फर्क होता है, पार्टिकल्स वही होते हैं, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गिवन एरिया गिवन वॉल्यूम चेंज होता है। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं ना, यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है, चलो लेट अस ड्रॉ ग्राफ। एक बहुत गड़बड़ चीज़ है कि हम लोग अक्सर डायरेक्ट ग्राफ पढ़ लेते हैं, ये पढ़ते ही नहीं अक्सर, है ना। नॉट एवरीवन इज डूइंग रॉन्ग, सम मे डू इट रॉन्ग, तो लेट अस सी वहाँ क्या होता है। तो जिस रीजन में डेंसिटी ज़्यादा उस रीजन में कंप्रेशन। तो अगर मैं एक प्रेशर या फिर डेंसिटी का ग्राफ विद डिस्टेंस बनाऊं या विद टाइम बनाऊं, तो एक गिवन समय एक गिवन डिस्टेंस पे देखो कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है। इंक्रीज्ड कंप्रेशन मतलब इंक्रीज्ड प्रेशर, इस रीजन में डिक्रीज्ड प्रेशर, फिर ऐसा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है इसको हम यूज करके साउंड को ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम जो प्रेशर है, सिर्फ प्रेशर ही नहीं, आप यहां से भी देख सकते हो, है ना। अगर प्रेशर की बात करें तो मैक्सिमम प्रेशर को हम एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर बोलेंगे। अभी मैं सब बताऊंगा सारी चीजें। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा ये ग्राफ कैसे बना। जहां पे प्रेशर ज़्यादा वहां पे कंप्रेशन, जहां पे प्रेशर कम वहां पे रेयरफैक्शन, जहां प्रेशर ज़्यादा वो कंप्रेशन, जहां डेंसिटी ज़्यादा वो कंप्रेशन, जहां डेंसिटी कम वो रेयरफैक्शन। बहुत फील नहीं होगा आपको क्योंकि हर एक जगह का प्रेशर लगातार चेंज हो रहा होता है। ये एक गिवन जगह का गिवन समय पे प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ है। ऐसा नहीं समझना है कि अगर हमने बोला तो हर समय यहाँ प्रेशर ज़्यादा, हर समय यहाँ प्रेशर कम, ऐसा नहीं है। हर समय एक जगह पे प्रेशर और डेंसिटी चेंज होती रहती है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होता रहता है ये काम। तो लेट अस मूव टू दिस टर्मिनोलॉजी। किसी भी वेव में कुछ टर्म्स होते हैं जो हमको याद रखने, राइट। पहला टर्म होता है एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग स्मॉल या कैपिटल ए से दिखाते हैं, तो आई होप ये भी आ रहा होगा, सब आ रहा है। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि भाई मान लो ये पार्टिकल है और मैं मीन पोजीशन हूँ जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट करता है। दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ तक पार्टिकल जाता है, फिर वापस आता है, फिर इस तरफ मैक्सिमम जाता है, फिर वापस आता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इस पार्टिकल का कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। यहां पे मान लेते हैं दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, कि यहां से पार्टिकल जो पहले यहां पे था वो मैक्सिमम इस जगह से इस जगह तक गया। तो अगर ट्रांसवर्स वेव होती तो ऐसे एम्पलीट्यूड हम मेजर करते, इस तरह से ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसी जाती। तो अगर ट्रांसवर्स वेव होती तो एम्पलीट्यूड इधर को मेजर होता। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, देखो इसमें प्रेशर ऐसे 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 आगे जा रहा है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में मेजर हो, बिल्कुल एकदम सिंपल। दूसरा टर्म है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग लैम्बडा से दिखाते हैं, वेवलेंथ को हम दिखाते हैं लैम्बडा से, और लैम्बडा इज अ ग्रीक सिंबल, केवल एक सिंबल है, इसमें कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। वेवलेंथ मेजर होती है मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, नैनोमीटर्स में, पिकोमीटर्स में। इट कैन बी मेजर्ड इन एनी ऑफ द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस।
राइट। तो जब हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ की, तो ये जो वेव है मान लेते हैं O से स्टार्ट हुई और यहाँ पर पॉइंट दे दिया A, यहाँ नाम दे दिया B, यहाँ नाम दे दिया C, यहाँ नाम दे दिया D, यहाँ नाम दे दिया E, यहाँ नाम दे दिया F एंड सिमिलरली G, सिमिलरली H। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, तो O से स्टार्ट हुए और D के बाद वापस रिपीटेशन चालू हो गया वेव का। यहाँ तक देखो वेव एकदम हर जगह कुछ नया हो रहा था, यहाँ आते ये वाला पॉइंट रिपीट हो गया, फिर वही चीज वापस रिपीट हो गई। तो मैं इस जगह तक का डिस्टेंस बोलूंगा कि एक वेवलेंथ के बराबर है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक वेवलेंथ के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो मैक्सिमम जो इस तरफ से इस तरफ का एक पार्टिकल मूव किया, मैं कह सकता हूं कि दैट इज अ वेवलेंथ। तो फिलहाल हमको इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। मीटर्स में मेजर होता है। एम्पलीट्यूड कैन बी मेजर्ड इन एनी यूनिट। कैसे? अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशंस है तो उसमें मेजर होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट में है तो मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में हो सकता है। तो इट कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। जनरली इट इज मेजर्ड इन लेंथ यूनिट्स, राइट। वेवलेंथ के बाद आता है एक टॉपिक टाइम पीरियड। बड़ा ही आसान सा है, कुछ लोग इसको पीरियोडिक टाइम भी बोलते हैं। बहुत अच्छा टाइम लिखा है मैंने, टाइम पीरियड। इसको हम दिखाते हैं कैपिटल T से, और ये जनरली सेकेंड्स या किसी भी टाइम के यूनिट में मेजर किया जाता है। एक वेव कंप्लीट होने का जो टाइम लगा उसको हमने कहा टाइम पीरियड। बहुत आसान है। एक वेव कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगेगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड, राइट। एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग F से दिखाते हैं छोटे क्लासेस में, और इसकी यूनिट होती है, भी बताते हैं क्या। फ्रीक्वेंसी समझने का बड़ा आसान तरीका है। अरे भाई हमने कहा कि एक वेव कंप्लीट होने में 1 सेकेंड लग रहा है, या अदर लेटर से एक वेव कंप्लीट होने में आधा सेकेंड लग रहा है, आधा सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितनी वेव बनेंगी ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। एकदम सिंपल। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल यूनिटरी मेथड में हमने पढ़ रखा है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, और 1 बाई टाइम पीरियड की यूनिट बनेगी सेकेंड्स इनवर्स। ठीक है ना, 1 टाइम 1 सेकेंड, दैट इज सेकेंड्स इनवर्स। सेकेंड्स इनवर्स को ही पता नहीं क्यों हम लोग अलग अलग यूनिट्स में दिखाते हैं। जैसे 1 सेकेंड इनवर्स का ही नाम होता है 1 हर्ट्ज। जब 1 सेकेंड में एक वेव बनती है तो हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 हर्ट्ज। और इसी का एक नाम है साइकिल पर सेकेंड। पता नहीं क्यों अलग अलग यूनिट्स नाम रख दी गई हैं। हर्ट्ज तो समझ में आता है कि हमने किसी के नाम पे रख दिया है। सेकेंड इनवर्स समझ में आता है कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, बट साइकिल पर सेकेंड किसी ने बोल दिया, हमने मान लिया। तो 1 सेकेंड इनवर्स 1 हर्ट्ज 1 साइकिल पर सेकेंड का मतलब हुआ 1 सेकेंड में एक वेव बन रही है। अगर मैं कहूँ कि फ्रीक्वेंसी है, हमारे घरों में जो करंट आता है इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड में 50 पूरी वेव्स बन रही हैं। ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी में 2 बार या कह सकते हैं 1 हर्ट्ज का मतलब एक फ्रीक्वेंसी कब हुई, एक वेव यहां कंप्लीट हुई। ठीक है ना, तो यहां पे जाके डायरेक्शन चेंज करी, फिर यहां जाके डायरेक्शन चेंज करी, यानी एक वेव में, एक फ्रीक्वेंसी में 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है। तो अगर मैं कहूं कि किसी वेव की मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, तो उसमें कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा पर सेकेंड, तो आंसर आएगा 1000 का दुगना, क्योंकि 1 हर्ट्ज में 2 बार डायरेक्शन चेंज। यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर को गए, देखो इस तरफ को है, स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बार डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर 1 बार डायरेक्शन चेंज हो गया, अब वेव कंप्लीट हुई। यानी एक वेव में 2 बार डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। तो x हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, तो x का 2 टाइम्स यानी 2x टाइम्स फ्रीक्वेंसी, 2x टाइम्स वेव अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। एकदम सिंपल है, राइट। तो
एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, वेवलेंथ हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी में, मैं ये वाला पार्ट लिखा जाने देता हूँ, यहाँ पे स्टार बना करके लिख लेता हूँ। और यहाँ पे एक टॉपिक और होता है जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी समझना हो तो बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तुम एक बल्ब इमेजिन करो, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगी हुई है ना, यहाँ पे बल्ब है, बल्ब को हम बहुत दूर से देख रहे हैं, तो हम पे गिरने वाली एनर्जी जो है वो कम पड़ रही है। पर बल्ब तो एक फिक्स्ड एनर्जी या पावर का है, तो वो तो फिक्स्ड एनर्जी बना रहा है, लेकिन वही बल्ब अगर मैं पास से देखूं तो मुझे ज़्यादा ब्राइट लगता है ना। इमेजिन करो हमने एक टॉर्च, कम पावर की टॉर्च, ज़्यादा पावर में आंखें खराब होंगी, और आंखें हमें खराब नहीं करनी है क्योंकि घर जाके रील भी तो देखेंगे हम लोग सब लोग। तो इमेजिन करो यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइट को, अगर यही लाइट मैं अपने बहुत पास ले आऊँ तो लाइट ज़्यादा ब्राइट लगेगी। इसी क्वांटिटी को हमने नाम दिया है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है बहुत सिंपल टर्म्स में एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। गिवन एरिया में, गिवन टाइम में कितनी एनर्जी बन रही है, कितनी एनर्जी गिर रही है, कितनी एनर्जी फैल रही है, तुम जैसे चाहो अंग्रेजी हिंदी में उसको बता सकते हो। और एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही हम डिफाइन कर सकते हैं पावर की तरह, याद करो पिछले चैप्टर, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर में। तो आई कैन ऑल्सो से पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। यानी कि अगर मैं कहूं, देख बहुत सिंपल है इसको अगर समझना हो तो, एक यहां पे बल्ब लगा हुआ था ऐसे, और इस रीजन में ज्यादा एनर्जी गिर रही है, इस रीजन में कम एनर्जी गिर रही है। किसी भी एक छोटे से रीजन की बात कर लो, मान लेते हैं इतना सा ही रीजन हम दोनों जगह लेते हैं, है ना। तो देखो दूर जैसे जैसे आप, यहाँ तो बहुत ही किचकिच हो जाएगी, इसको बस ऐसे ही आप समझो कि आप जैसे जैसे सोर्स के दूर जाओगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी जितना आप दूर जाओगे। तो टेक्निकली बहुत सिंपल, आप जैसे जैसे सोर्स ऑफ साउंड से दूर जाते हो आपको इंटेंसिटी कम सुनाई देती है। इसीलिए अगर हम चिल्ला रहे हैं और तुम आधा किलोमीटर दूर खड़े होकर सुन रहे हो तो शायद तुमको ना सुनाई दे, लेकिन वो उतनी ही तेज अगर मैं बिल्कुल तुम्हारे कान पे ऐसे चिल्लाऊं तो तुमको ज़्यादा सुनाई देगा, क्योंकि पहले जो मेरी आवाज़ थी वो पूरे एरिया में, पूरे वॉल्यूम में फैल रही थी, और तुम्हारे कान का तो एरिया उतना ही है, तुम्हारे कान पे जो साउंड गिरी वो बहुत कम थी। लेकिन अगर यही साउंड मैं सीधा तुम्हारे कान पे चिल्लाऊं तो सारी की सारी एनर्जी उतनी ही जगह पे गिर रही है और हमें लगता है ज़्यादा तेज आवाज़ हो गई। याद रखेंगे क्योंकि अगले लेक्चर में, जो लेक्चर 2 होगा साउंड का, उसमें इसी टॉपिक पे गड़बड़ होता है कि हम लाउडनेस और इंटेंसिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी लाउडनेस पे नहीं, इंटेंसिटी पे चलते हैं। इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट, देखो पावर की यूनिट होती है वॉट, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो आई कैन राइट वॉट पर मीटर स्क्वायर, या फिर एनर्जी की होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों यूनिट्स आप इंटेंसिटी में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम सिंपल आसान सा तरीका है। बहुत कम पावर की लाइट है लेकिन बिल्कुल आंख पे रख के जलाओगे तो ब्राइट लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारी की सारी रोशनी उस समय आपकी आंख में ही गिर रही है। लेकिन वही अगर आप दूर से देखोगे तो इंटेंसिटी बहुत कम दिखती है। और एक इसका एग्जाम्पल है, आप सन और स्टार्स को कंपेयर कर लो, ठीक है ना, या मून को कंपेयर कर लो रात के समय, है ना। तो मून को अगर आप देखते हो तो स्टार्स जो हैं आसपास उससे ज़्यादा चमकीला, ज़्यादा लाइट वाला लगता है, जबकि मून तो सिर्फ थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। और वही अगर स्टार के तुम पास चले जाओ तो तुमको बहुत ब्राइट लगेगा। द रीज़न बीइंग, वहाँ से यहाँ तक एनर्जी भले ही ज़्यादा हो स्टार में, पर इंटेंसिटी हमको कम दिखाई दे रही है, राइट। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में एक रिलेशन होता है, वो मैं लिख देता हूँ। कहाँ पे लिख देते हैं, या ऊपर लिख देते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यानी अगर एम्पलीट्यूड आप डबल कर रहे हो तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगा, अगर एम्पलीट्यूड आप 4 गुना कर रहे हो तो इंटेंसिटी 16 यानी 16 गुना हो जाएगी। सिमिलरली अगर इंटेंसिटी आप आधी कर रहे हो, सॉरी अगर आप एम्पलीट्यूड आधा कर रहे हो तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगा, ठीक। तो यू कैन डायरेक्टली रिलेट इट। ये होता है, अभी हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं कि ये होता कितना है, बट हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया तो क्या होगा, है ना।
अब ज़रा सा इन सब चीज़ों का, ठीक है, तो हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा, वेवलेंथ पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ा, इंटेंसिटी पढ़ा, मेन यही है। अगर कुछ और याद आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल एक वेव में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं हमको वो याद रखना है, ठीक है ना। कुछ और बेसिक्स हैं जो छोटी मोटी चीज़ें हमको अगर अभी से याद हो जाए तो हमारी 11th और 11th के बाद की राह आसान हो जाती है। जैसे जितनी ज़्यादा, यहाँ लिख देते हैं, हाँ यहाँ लिख सकता हूँ कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हें बताने के लिए लिख रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, और जितना कम टाइम पीरियड होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगी किसी भी वेव में, राइट। और इसको तुम ऐसे भी एक चीज़ याद रख सकते हो कि किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी। यानी अगर कोई एक वेव है जो बन चुकी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है एक वेव में, जब तक हम कुछ खुराफात ना करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डॉपलर होता है ना, जैसे रिफ्रैक्शन होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बट फिलहाल इतना याद रखना है, किसी भी मीडियम में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इनफैक्ट रिफ्रैक्शन में तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं। ये IIT का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव। 9th का टॉपिक उठा के दे दिया, एंड द आंसर इज फ्रीक्वेंसी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो हमेशा कांस्टेंट रहे, राइट। जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ, अगर एक बार एक लाइट बन गई तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। चाहे लाइट किसी भी मीडियम में जाए, चाहे लाइट मीडियम से वापस उसी मीडियम में आ जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, आपके सिलेबस के हिसाब से तो नहीं चेंज होगी। 12th में 11th में एक टॉपिक आता है डॉपलर शिफ्ट, वो भी अपरेंट चेंज होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। यू मे सर्च इट ऑन इंटरनेट। फिर आप कह सकते हो नहीं आपने चीज़ नहीं बताई, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर इफेक्ट नाम की एक चीज़ होती है, जो एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी हो गई, उसमें जो साइरन बज रहा होता है ना, उसकी आवाज़ होती है, जो हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे, फिर रिविजन क्लास है। तो हम एक बेसिक आउटलाइन बना रहे हैं चैप्टर की। तो चैप्टर में 3 पार्ट मैंने डिवाइड करे हैं। पहला पार्ट इज वेव और वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। दूसरा पार्ट है साउंड में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और तीसरा पार्ट जो ऑलरेडी अपलोडेड है, पता नहीं कुछ ऊपर नीचे वाले तरीके से पढ़ा था, है ना। तो तीसरा पार्ट है दैट इज कि इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का कैसे इस्तेमाल होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, ठीक है। तो वी विल कीप द क्लास टिल हियर। आज हमने पढ़ा वेव क्या है, साउंड क्या है, किस तरह की साउंड वेव है, और इस साउंड में या इस वेव, किसी भी वेव में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो उस वेव को कैरेक्टराइज करते हैं कि इस वेव में क्या ज़्यादा है क्या कम। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो एज अ ह्यूमन, ठीक है, आप सबसे पहले तो मेरा जेंडर देख सकते हो दैट आई एम अ मेल। सेकेंड आप चीज़ पूछ सकते हो कि आपकी एज क्या है। थर्ड आप पूछ सकते हो कि आपका वेट क्या है, जो आजकल बढ़ गया है। थर्ड चीज़ आप पूछ सकते हो कि आपने क्या एजुकेशन पाई है। तो ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। आप मेरे को कंपेयर कर सकते हो लोगों से, या लोगों को कंपेयर कर सकते हो मुझसे, या लोगों को आपस में। सिमिलरली किसी भी वेव को आप कंपेयर करोगे तो आप यही सारी चीज़ें कंपेयर करोगे, राइट। जैसे कोई FM है, FM में जैसे रेडियो मिर्ची है तो 98.3 मेगाहर्ट्ज, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो 98.3 इंटू 10 की पावर 6 इतने हर्ट्ज, ये रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी है ना। ऐसे ही कोई और ले लेते हैं, मेरे को तो याद भी नहीं है, तो 92.7 बिग FM, पता नहीं आता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो इतने मेगाहर्ट्ज ये है आपकी बिग FM की फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स होती हैं, ये हमारा जो रेडियो होता है। तो ये दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं गाना उसमें ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा, गाना किसी में भी हो सकता है, राइट। तो इस फ्रीक्वेंसी पे चलता है। आप लोगों ने सुना होगा कि मोबाइल के और लैपटॉप के प्रोसेसर होते हैं, है ना। जैसे प्रोसेसर होते हैं 2 गीगाहर्ट्ज के, गीगा भी एक यूनिट होता है, एक मल्टीप्लायर होता है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है इस पर। तो 2.0 गीगाहर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड में इतनी वेव्स ये बना सकता है, राइट।
लाइट में फ्रीक्वेंसी होती है कि रेड की फ्रीक्वेंसी होती है समवेयर अराउंड 700 नैनोमीटर्स, नैनो इज 10 की पावर -9। ब्लू की होती है 380 370 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो दीज आर द मल्टीप्लायर्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग वेव्स को। तो ये था हमारा पहला लेक्चर। मैं नोट्स इसी चैप्टर में डाल दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर चेक कर लेना। एंड विल कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट वेरी सून। सो थैंक यू ऑल।